सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी दैट इज डीपीएसपी, इसको ना अपन ऐसे सीक्वेंस में वैसे याद नहीं करेंगे जैसे हमने बाकी आर्टिकल्स को पढ़ते हुए याद करा था। इसको हम ना एक स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के थ्रू पूरा का पूरा कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि एक डीएम है, ये अभी 1970s का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। आज तो उतनी हालत वैसी नहीं है, लेकिन 1970s का अपन मान के चलते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि एक डीएम है, उसकी पोस्टिंग हो रखी है किसी डिस्ट्रिक्ट में, और वो जाता है जबरापुर विलेज में, ठीक है। एक जबरापुर विलेज है जो उस डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे हमारे डीएम साहब की पोस्टिंग हो रखी है। अब वो फील्ड विजिट करने जाते हैं उस गांव में। गांव वालों को भी पता होता है कि भाई डीएम साहब आने वाले हैं, तो वो सारे ना जो पंच वगैरह होते हैं या फिर जो एल्डरली होते हैं गांव के, वो तो बैठते हैं एक पेड़ के नीचे जहाँ पे सारी की सारी गांव की मीटिंग होती है, और बाकी गांव वाले बैठते हैं उनके सामने, खड़े रहते हैं, कुछ इधर कुछ उधर, कहीं छोटे बच्चे आगे कहीं पीछे, कहीं औरतें आगे पीछे, कहीं जेंट्स हैं तो कहीं कुछ है, ठीक है। कोई भी मतलब ऑर्डर में नहीं था। तो डीएम साहब आते हैं, और डीएम साहब वो जैसे ही इन सबको देखते हैं ऐसे हो अल्लाह करते हुए, वो बोलते हैं कि भाई सब शांति से बैठ जाइए और ऑर्डर मेंटेन कीजिए। एल्डरली वहाँ पे बैठे हैं, और एल्डरली के अलावा आप बाकी आप जितने भी हैं, ठीक है, आप लाइंस के अंदर बैठिए। जेंट्स सबसे पीछे, बच्चे सबसे आगे, और बीच में होंगी लेडीज़, ठीक है। आप ऐसे बैठिए। तो फिर डीएम साहब की बात मानते हैं ये, और फिर ये इन बच्चों को बोलते हैं कि भाई बच्चों, मुझे लगता है थोड़े जेंट्स मतलब जो एल्डरली लोग हैं उनको थोड़ा पानी भी पिला दो, वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, मतलब उनका भी मुंह थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है, ठीक है, तो उनको पानी पिला दो। तो उनको पानी पिला दिया, तो मतलब बच्चों जो ओल्ड मैन थे उनकी वेलफेयर हो गई, पानी वगैरह पिला दिया, उनकी थोड़ी देखभाल वगैरह हो गई। और जो अनऑर्डर्ड थे, सारे के सारे अस्त व्यस्त थे, उन सबको सोशली ऑर्डर्ड कर दिया अपन ने। बच्चे सबसे आगे, उनके बाद में लेडीज़, और उनके बाद में जेंट्स जितने भी थे, ठीक है। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 फोकसेस ऑन सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर, ठीक है। देन कम्स आर्टिकल 39। फिर क्या हुआ कि भाई इन डीएम साहब ने बोला कि अब सब सारे व्यवस्थित बैठे हुए हैं, तो व्यवस्थित बैठे हुए हो तो अब मुझे बताओ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब मुझे बताओ कि आपके गांव में समस्या क्या क्या है। तो फिर 3 जने खड़े होते हैं, ठीक है, जग्गू, जुगनी एंड झिंगा। जग्गू बोलता है सरकार हमारे पास रोजगार के कुछ साधन नहीं है, जो रोजगार के बिल्कुल भी साधन नहीं है, हम खाना पीना कैसे करें आप हमें बताइए, हमारे पास बिल्कुल भी कमाने का कोई साधन है ही नहीं। दूसरा बोलता है सरकार हमारे पास ज़मीन भी नहीं है जिसमें हम खेती बाड़ी करके अपना रोज गुजारा कर सकें, ना हमारे पास रोज़गार है, ना हमारे पास ज़मीन है, आप हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा दीजिए प्लीज़। फिर जुगनी खड़ी होती है, जुगनी बोलती है सर मेरा पति है वो 3 घंटे काम करता है, मैं भी 3 घंटे काम करती हूँ, उसको 300 रुपये मिलते हैं, मुझे 200 रुपये मिलते हैं, वही खेत वही काम वही मेहनत, उसके बावजूद भी उसे 300 और मुझे 200, ये तो नाइंसाफ़ी है ना सरकार। तो डीएम साहब बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, मैं आपके जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे बात करता हूँ और इसका भी समाधान करता हूँ। और फिर ये जुगनी बोलती है सरकार ये मेरा बच्चा है झींगा, इसकी ना तबीयत ख़राब रहती है हमेशा, और ये कुपोषित है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह भी नहीं मिलता है इसको, तो इसका भी कुछ कोई हेल्थ क्लिनिक वगैरह खुलवा देते विलेज में तो अच्छा होता। तो फिर डीएम साहब बोलते हैं ठीक है मैं इसका भी देखता हूँ कुछ, और मैं अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर कुछ डॉक्टर्स वगैरह को भेज दूंगा एक बार के लिए, और उसके बाद में एक ऑर्डर भी पास करवा दूंगा जिससे कि आपके गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खुल जाएगा, जिसको धीरे धीरे विथ टाइम हॉस्पिटल के रूप में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई समस्या है? फिर मेन समस्याएं तो ये 3 थी। फिर एक बुज़ुर्ग आदमी आते हैं, वो बोलते हैं सरकार मेरे ना ज़मीन का कोई केस पेंडिंग चल रहा है, और मेरे पास ना पैसे नहीं है, और मैं ना अब बूढ़ा भी हो चुका हूँ तो कमाने का साधन भी नहीं है, मेरे बच्चे वगैरह तो हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए, तो मेरा केस पेंडिंग है, तो मुझे ना बहुत दिक्कत होती है, इससे रिलेटेड बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं मेरे। तो डीएम साहब कहते हैं अरे आपकी तो कोई समस्या है ही नहीं, अपने ना कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें एक प्रोविज़न है फ्री लीगल एड का, आर्टिकल 39A के तहत, ठीक है। आप ऐसा करना, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस पर बात कर लेना और वो आपको सब कुछ समझा देगा कि आपको करना क्या क्या है, कैसे आपके मतलब पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है।
तो ये अपना आर्टिकल 39 और 39A हो गया है। 39 के अंदर तो ये चार चीज़ें थी, लाइवलीहुड, लैंड, इक्वल पे और हेल्थ। और 39A के अंदर हो गया केस पेंडिंग के अंदर फ्री लीगल एड, ठीक है। और फिर डीएम साहब के मतलब नज़र जाती है जमींदार मंगल सिंह पर। मंगल सिंह को बोलते हैं, मंगल सिंह आपके पास तो 45 गांव की ज़मीन है ना, तो आप ऐसा कीजिए, ये जो 45 गांव हैं, एक तो अब डीएम साहब की नज़र जाती है मंगल सिंह पर। मंगल सिंह एक ज़मींदार था जिसके पास आसपास के 45 गांवों की ज़मीन थी। तो डीएम साहब कहते हैं, मंगल सिंह जी आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, आप थोड़ी सी ज़मीन इन लोगों को बांट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका गांव भी अच्छा हो जाएगा और आपको भी वैसे भी कोई ज़मीन का फ़र्क पड़ेगा नहीं। इतनी सारी ज़मीन आपके पास में है तो थोड़ी सी ज़मीन आप बांट भी दोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इनके लिए रोज़गार वगैरह के साधन, खाना पीना जो भी है वो सब हो जाएगा। तो आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप ज़मीन बांट दें। तो मंगल सिंह भी एक अच्छा व्यक्ति था, इसने हाँ भर दी कि भाई ठीक है, मैं ज़मीन बांट दूंगा इनको। फिर ये डीएम साहब बोलते हैं, ठीक है, अगर और कोई समस्या हो तो आप ऐसा कीजिए कि सारे जो यूथ हैं आपके गांव के, उनको लेकर एक पंचायत बना लीजिए, विलेज पंचायत। तो उस विलेज पंचायत से मैं ना बार बार बात, मतलब ऑन ए डेली बेसिस में बात करता रहूँगा, जिससे कि आपकी गांव की समस्या मुझे सीधा पता चलता रहेगा उसके बारे में। तो फिर आर्टिकल 40 में आता है विलेज पंचायत, ठीक है। फिर डीएम साहब कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ अब वापस शहर की ओर, और जब भी आपको कोई काम हो या फिर आपकी कोई समस्या हो तो आप विलेज पंचायत के लोगों को मेरे पास डीएम ऑफिस डायरेक्ट, मतलब कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर भेज देना, ठीक है। मैं आपसे बात कर लूँगा, मैं आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर आते हैं भाई शहर के अंदर, ये विलेज पंचायत वाले लोग जो भी हैं वो आते हैं शहर के अंदर। सरकार हमारे पास काम नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है, तो सरकार बोलती है भाई, डीएम साहब बोलते हैं कि ठीक है, मेरे ना एक कांटेक्ट में एक मेरा एक दोस्त है, वो एक फैक्ट्री ऑन करता है, मैं आपको उस फैक्ट्री के अंदर काम दिलवा देता हूँ, और आप अगर औरतें भी काम करना चाहते हैं तो आपको भी दिलवा देंगे। और एजुकेशन के लिए मेरा ना एक यहाँ पे शहर, मतलब सिटी के अंदर कुछ स्कूल्स हैं जो मतलब एल्डरली लोगों को भी पढ़ाती है, तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो गई। फिर ग्लास फैक्ट्री के अंदर जब ये काम करने लगे तो फिर इनको कुछ समस्याएं हुई। पहले लेडीज़ की समस्याएं देखते हैं। लेडीज़ बोलती थी कि हमारे पास जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस नहीं है एट वर्क, मतलब वहाँ पे ना तो हमारे लिए मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ है, और ना हमारे लिए मतलब टॉयलेट वगैरह की कुछ सुविधा है, और हमारे ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो माँ बनने वाली हैं, उनके लिए थोड़ा सा रेस्ट वगैरह के लिए भी कुछ नहीं है, उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है इनके लिए। तो इनको भी मैटरनिटी रिलीफ का कुछ फ़ायदा भी दिलवाइए। और फिर जब आदमियों से पूछा जाता है, आदमी बोलते हैं सरकार बाकी सब तो ठीक है, हम और कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये कर दो कि थोड़ा सा वेतन बढ़वा दीजिए, थोड़ा खर्चा शहर में ज़्यादा होता है उस कारण से हम मैनेज कर नहीं पाते, थोड़ा सा आप वेतन बढ़वा दीजिए। और अगर कोई और जैसे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है हमारे लिए तो वो भी दिलवा दीजिए, जैसे कोई पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी, कोई एक्स्ट्रा काम सीखने की अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई कुछ और अपॉर्चुनिटी जिससे हम खुद का डेवलपमेंट कर सकें या फिर हमारी फैमिली को मदद कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ आप थोड़ी सी बात कीजिए सरकार ऊपर और हमारा काम करवा दीजिए। फिर ठीक है भाई, ये करता है डीएम साहब, बोलते हैं कि ठीक है मैं करता हूँ फैक्ट्री ओनर से बात। तो फैक्ट्री ओनर से बात करके ये समस्या भी सॉल्व करवा देते हैं। अब जैसे जैसे मतलब इन वर्कर्स की समस्याओं का निवारण होता जा रहा था, वैसे वैसे इनकी समस्याएं बदलती जा रही थी। हालांकि इनका जो लेवल था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले इनकी समस्या थी बिल्कुल रोजगार, मतलब खाना पीना तक नहीं था इनके पास में, अब इनके पास काम आ गया तो अब वेतन की ओर बढ़ रहे हैं। वेतन के बाद में अब ये मांग रहे हैं थोड़ी सी पावर्स, मतलब दे नाउ वांट पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री और द इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई सरकार, हम चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है ना फैक्ट्री का, उसके अंदर हमें भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए। तो डीएम साहब भाई बात करते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से, लेकिन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट साफ साफ रिजेक्ट कर देता है, भाई मैं तो नहीं दूंगा इनको पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, ये मैनेजमेंट तो हम ही करेंगे और इनको नहीं देंगे।
तो फिर इस बार इनको पहली बार मतलब जो है हार मिली, और इनको हार मिली तो लेकिन ये हारने वाले थे नहीं। इन्होंने बोला ठीक है, आज के बाद में हम इस वर्क मतलब फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, जो जो मेरे साथ में आना चाहता है वो मेरे साथ में आए, और अपन बनाएंगे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके अंदर सबको बराबर ही अधिकार होगा और सब के सब डिसीजन ले पाएंगे मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में थोड़ी सी कि ये दिक्कत आई कि भाई जो सारे के सारे मेंबर्स थे ना, वो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के थे। कोई रमेश था तो कोई रंजीत था, कोई रॉबर्ट था तो कोई रहमान था। तो इस प्रकार ना इनके ना मतलब जो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी। तो इन्होंने क्या करा, ऐसा करते हैं कि अपन यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, अपन के बीच में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं कोई आएगी नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद में फिर वापस जुगनी आई। जुगनी बोली सरकार मेरा बच्चा अब 3 साल का हो गया है, अब इसकी हेल्थ तो ठीक है, लेकिन अब मैं इसको पढ़ाऊँ कहाँ पे, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा फीस वगैरह मांग रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो फिर सरकार बोलती है ठीक है, मैं आपके बच्चे के लिए कुछ देखता हूँ, नियर बाई कोई आंगनवाड़ी वगैरह होगी तो वहाँ पे आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो और फिर ये बोलती है सरकार, मैं एक दिन लकड़ियाँ तोड़ने गई थी जंगल के अंदर, तो फिर वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला और मुझे लगता है ये शेड्यूल ट्राइब का कोई बच्चा है, और इसके मुझे लगता है मम्मी पापा या तो बच्चे नहीं हैं या फिर गुम हो गया ये बच्चा, कहीं घूमता घूमता आ गया है मेरे पास में, तो मैं इसको अपने पास में रख लूँगी, लेकिन इसके भी एजुकेशन का कुछ कर दीजिए। तो फिर ठीक है, कलेक्टर साहब बोलते हैं ठीक है, ये SC ST का बच्चा होगा शायद, क्योंकि ट्राइब मतलब जंगल से आया तो शायद शेड्यूल ट्राइब का होगा। तो फिर इसके एजुकेशन के लिए भी जो प्रोविजंस हैं वो भी मैं देखता हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो 46 आर्टिकल के अंदर इसके प्रोविजंस हैं। फिर जुगनी बोलते सरकार बाकी सब तो अब हमारा आपका बहुत बहुत आभार है, लेकिन एक हमारा ये पति है, पति देव आजकल ना हनी सिंह के बहुत बड़े फ़ैन बन रखे हैं। ये ना अल्कोहल पीते हैं और गाना गाते हैं 47 वेट कुड़ीता कुड़ीता 47 वेट। तो ये गाना गाते हैं, तो इसकी वजह से ना इसका कुछ इलाज कीजिए। तो ठीक है भाई, सरकार बोलते हैं आज के बाद में ना प्रोहिबिशन लगा देंगे अल्कोहल पर, ठीक है। शहर के अंदर या फिर कहीं पर भी अब अल्कोहल बिकने नहीं देंगे हम, चिंता मत कीजिए आप, दारू बंद। तो फिर जब दारू भी बंद हो गई तो फिर अब ये जो फैमिली वगैरह थी और ये जो भी विलेज पंचायत के लोग थे जो शहर में आके रहने लग गए थे, अब ये हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे थे। ये बच्चा भी अब जुगू झिंगा जो था ना, झिंगा भी हैप्पी था और हेल्दी था, और ये जो बच्चा नया मिला था मतलब जो जंगल में मिला था वो भी अब खुश रहने लग गया है, ठीक है। तो अब ये हो गया अपना आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 38 से लेकर 48 तक, ठीक है, 47 तक, सॉरी 47। अब आते हैं अपन 48 पर। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि भाई नोट टू काउ स्लॉटर, काउ स्लॉटर बंद कीजिए, ठीक है। फिर उसका अगला प्रोविज़न कहता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रमोट कीजिए और एनिमल हस्बेंड्री को और ज़्यादा साइंटिफिकली डेवलप कीजिए और प्रमोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आता है जब अपन ने जानवर वगैरह के बारे में सोच लिया है तो अब थोड़ा सा पेड़ पौधों के बारे में भी सोच लेते हैं। अब पेड़ पौधों के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट आता है। तो 48A क्या कहता है कि भाई वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की भी प्रोटेक्शन कीजिए। तो सबसे पहले अपन ने प्रोटेक्शन करी काऊ वगैरह की, काऊ वगैरह के बाद में अपने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की प्रोटेक्शन करी। एनिमल हस्बेंड्री की प्रोटेक्शन करने के बाद में अपन ने वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करी, और अब अपन को करनी है प्रोटेक्शन मोन्यूमेंट्स की, ठीक है। जो 49 है वो डील करता है, ओके, जो 49 है वो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स में। जो भी मोन्यूमेंट्स हैं हमारे उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 50 जो कि कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे से दूर रहने चाहिए। जैसा कि शायद आपको पता हो या फिर ना हो, जो DM होते थे पहले उनके पास जुडिशियल पावर भी होती थी और एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपन डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे DM के पास जो जुडिशियल पावर्स थी वो कम होती जा रही है और ऑलमोस्ट ख़त्म ही मान लो आप। और एग्जीक्यूटिव पावर्स अभी एग्जीक्यूटिव पावर्स पे ज़्यादा जोर है, ज़्यादा फोकस एग्जीक्यूटिव पावर्स पर ही है DM के। और ये होने के बाद में
और ये होने के बाद में अब अपना आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये था अपना हाँ डीपीएसपी के बारे में। तो एक बार शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं अपन, मोटा मोटा यहाँ से देख लेते हैं भाई। जबरापुर विलेज में गए डीएम, फिर वहाँ पे जो भी दिक्कत थी सोशल ऑर्डर की और वेलफेयर की वो सॉल्व करी। उसके बाद में इनसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो फिर इन्होंने बताया लाइवलीहुड, लैंड, इक्वल पे एंड हेल्थ। फिर एक फ्री लीगल एड का भी इश्यू आया था, वो भी सॉल्व कर दिया। फिर इन्होंने विलेज पंचायत बनाई, विलेज पंचायत के लोग शहर में गए, शहर में जाने के बाद में इन्होंने वर्क और एजुकेशन के बारे में डिमांड करी डीएम साहब से। तो डीएम साहब ने इनको एक फैक्ट्री में लगवा दिया और एजुकेशन के लिए पास में जो शहर के अंदर स्कूल थी उनमें एडमिशन करवा दिया। और फिर जब यहाँ पे फैक्ट्री में लगे ये, तो फैक्ट्री में लगने के बाद में इनको कुछ और प्रॉब्लम्स फेस हुई जो थी जस्ट ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इनकी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करी। तो फिर जेंट्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करा। जेंट्स की प्रॉब्लम में था वेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्कर्स, उसको भी सॉल्व करा। उसको सॉल्व करने के बाद में आए थे अपन कि भाई फैक्ट्री में जो मैनेजमेंट है उसका अंदर हमारे वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो वर्कर फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में इसके लिए नो कर दिया। नो करने के बाद में इन्होंने बोला भाई ठीक है अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, उसमें अपन मैनेजमेंट कर लेंगे। मैनेजमेंट करने के बाद में ये इशू आया कि भाई डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स थे सारे के सारे, और तो फिर डिफरेंट सेक्शन के थे। तो इन्होंने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड अडॉप्ट करा। अडॉप्ट करने के बाद में कुछ समस्याएं और आई कि भाई मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, इसकी एजुकेशन का क्या, और मुझे एक बच्चा मिला है जंगल के अंदर, उसका क्या, उसको भी एजुकेशन दिलवानी है मुझे। तो उसको भी एजुकेशन दिलवाए। उसको दिलवाने के बाद में मेरा जो बेवड़ा पति है इसका क्या करूँ मैं, जुगनी बोलती है। तो जुगनी के बेवड़े पति को फिर अल्कोहल बंद करवा कर इलाज करवाया जाता है इसका। 47 गाना बंद करवाया जाता है इसके लिए और फिर ये होती है अपनी कहानी जो यहाँ पे ख़त्म होती है। उसके बाद में अपन के जो 4 बची हुई थी डीपीएसपीज उनको अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि भाई प्रोटेक्शन करो गायों की, प्रोटेक्शन करो एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की। उसके बाद में जब अपन ने ये घर वाली बातें सॉल्व कर ली तो अपन जंगल की ओर जाते हैं। जंगल के अंदर जो पेड़ पौधे हैं और वाइल्ड लाइफ है इनको प्रोटेक्ट करो। इनको प्रोटेक्ट करने के बाद में अपन देखते हैं कि भाई हमारे जो पुराने जो मोन्यूमेंट्स हैं उनकी भी तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के बाद में अपन आते हैं कि भाई ये तो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो सेपरेशन है उसको भी प्रोटेक्ट करो। तो सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ये होने के बाद में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना और प्रोमोट करना, ठीक है। अब इसको अपन एक शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत याद होने में समस्या नहीं आई होगी। तो आर्टिकल 36 अब अपन स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी को फिर से, ठीक है। तो आर्टिकल 36 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट वेर एवर इट इज़ मैंशनड इन द पार्ट 4। उसका डेफिनेशन क्या होगा, वो क्या क्या इंक्लूड करेगा अपने अंदर, उसको अपन आर्टिकल 36 में देखते हैं। आर्टिकल 37 बताता है कि भाई ये जो है ना गारंटीड नहीं है डीपीएसपीज, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। उनके बारे में जो भी है वो सब कुछ आर्टिकल 37 में डील करते हैं। और उसके बाद में अपनी स्टोरी शुरू होती है आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 में सोशल ऑर्डर और वेलफेयर होता है, फिर लाइवलीहुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल पे, हेल्थ होता है, फिर फ्री लीगल एड आया, और फिर आया विलेज पंचायत, फिर उसके बाद में आया राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। ये देखो यहाँ 41 से लेकर 43 भी ये सारा का सारा था उस फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई ना उससे रिलेटेड। तो 41 में सबसे पहले तो आए राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट। तो पब्लिक असिस्टेंट वगैरह जो भी ये काम था, इसके बाद में अपन को फैक्ट्री में डाला। उनको फैक्ट्री में डालने के बाद में उनको कंडीशंस ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ ये नहीं मिल पा रहा था, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करी। फिर वेज स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्कर्स, ये प्रॉब्लम्स ही अपन ने सॉल्व करी। फिर इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट में अपन को पार्टिसिपेशन चाहिए, वो भी अपन ने सोल्व करा। उसके बाद में इन्होंने बोला कि चलो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं दोगे तो अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, वहाँ पे अपन पार्टिसिपेट कर लेंगे मैनेजमेंट में। वो करने के बाद में इन्होंने यूसीसी लागू करा, क्योंकि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स थे, मतलब जो भी मेंबर्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। उसके बाद में जुगनी वापस आई। जुगनी आई तो जुगनी ने बोला भाई कि मेरा बच्चा है, इसकी एजुकेशन का क्या, और मुझे ये एक बच्चा जंगल में मिला था उसकी एजुकेशन का क्या। तो सबसे पहले अर्ली चाइल्ड एजुकेशन केयर अप टू 6 ईयर्स, और फिर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। और फिर 47 आया प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, जो जुगनी का पति था जग्गू दादा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी।
और फिर उसके बाद में अपने 48 पे आए। 48 के अंदर अपन ने बैन ऑन काउ स्लॉटर एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये अपन ने डिस्कस करा। फिर उसके बाद में जब अपन ने घर की दिक्कत सॉल्व करी, मतलब काऊ घर में रह, मतलब अपन के घर में ही घर में इन द सेंस बाड़े में रहती है, और एनिमल हस्बेंड्री भी अपने बाड़े में रहती है। तो वो सोल्व करने के बाद अपन ने बोला कि भाई अपने गांव में जंगल है, उनका भी कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। उसके बाद में अपन वापस शहर आए, शहर के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करी। और फिर देखा कि भाई डीएम साहब के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जुडिशरी का भी और एग्जीक्यूटिव का, दो दो काम दे रहे हैं। तो दोनों काम में से ऐसा करते हैं कि एक काम की थोड़ी सी वर्कलोड इन पर कम कर देते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर देते हैं, डीएम साहब को सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही काम देते हैं। ये करने के बाद में आर्टिकल आया 51 बोलता है कि अब सब जब काम हो ही गया है तो अब पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा हो, इसकी अपन मनोकामना करते हैं। तो फिर इसी प्रकार अपनी होती है सारी सारी डीपीएसपीस पूरी। थैंक यू सो मच।